हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जो हमने अगली क्लास में पढ़ा था भाषा और उसकी परिभाषा, उसके साथ उसके उदाहरण। तो आज के हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे भाषा के रूप। ओके, तो चलो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भाषा के भेद एवं भाषा के प्रकार। तो भाषा के होते हैं 3 प्रकार। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो आप आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। मौखिक भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक नेता रैली निकालता है तो वह मौखिक रूप से बोलकर अपने विचारों को जनता तक पहुंचाता है। और स्कूल में अध्यापक भी अपने विचारों को मौखिक रूप से बोलकर बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें समझाता है। मौखिक भाषा को समझाने के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, भाषण, बातचीत करना, रेडियो, टेलीविजन, मूवी आदि। इन सभी पर हम मौखिक भाषा का उपयोग करते हैं। मौखिक भाषा की विशेषताएं जिसे हम जानेंगे। सबसे पहले है मौखिक भाषा का एक अस्थायी रूप है। दूसरा, मौखिक भाषा उच्चारित होते ही समाप्त भी हो जाती है। पहला जो है मौखिक भाषा, जो भाषा का एक अस्थायी रूप होता है, उसी प्रकार दूसरे में है मौखिक भाषा उच्चारित होते ही समाप्ति हो जाती है। जैसे हम अपनी कुछ बातें शुरू करते हैं बोलते समय, तो उसे बोलना अंत भी हो जाता है। जैसे कोई एक कहानी है या कुछ हम बात कर रहे हैं, वो एक लिमिट तक हम उस बात को दूसरे तक प्रसारित करते हैं। अगला है बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने होने चाहिए, तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। मौखिक भाषा की महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है और इन्हीं ध्वनियों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है, जिनका प्रयोग वाक्य को बनाने के लिए और वाक्य का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। दूसरा है लिखित भाषा। जब विचारों का आदान प्रदान लिखित तौर पर किया जाता है तो उसे लिखित भाषा का नाम दिया जाता है। इसका एक उदाहरण मैं और आप हो। इस लेख को मैंने लिखित भाषा में लिखा है और आप इस लेख को लिखित भाषा से ही पढ़ रहे हो। इसमें 2 लोगों का किरदार मुख्य होता है, एक लिखने वाला और दूसरा पढ़ने वाला। जैसे इस लेख में लिखने वाला मैं हूं और पढ़ने वाले आप हो। लिखने वाले के समान ही पढ़ने वाले का महत्व भी लिखित भाषा में मायने रखता है। लिखित भाषा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मौखिक भाषा अलग अलग होती है, उसी प्रकार अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले
लोगों की लिखित भाषा भी अलग अलग होती है, लेकिन लिखित भाषा का भी उद्देश्य एक ही होता है, लिखने और पढ़ने वाले के बीच विचारों का आदान प्रदान करना। लिखित भाषा की विशेषताएं। लिखित भाषा भाषा का एक स्थायी प्रकार है। लिखित भाषा भाषा का एक स्थायी प्रकार है। लिखित भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकता है। लिखित भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकता है। लिखित भाषा में लिखने वाले और पढ़ने वाले का आमने सामने होना जरूरी नहीं है। लिखने वाला कहीं से भी लिख सकता है, पढ़ने वाला कहीं पर भी पढ़ सकता है। जिस तरह आपने पढ़ा, मौखिक भाषा में दो व्यक्तियों का आमने सामने होना अत्यधिक उपयोगी माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब एक बोल रहा है तो उसे सुनने के लिए समक्ष एक व्यक्ति को होना जरूरी है। परंतु लिखित भाषा में ऐसा नहीं है। आप लिखित प्रमाण कहीं भी रख सकते हैं और सामने वाला उसको कहीं पर बैठ के भी पढ़ सकता है। लिखित भाषा के आधारभूत इकाई वर्ण है, जो उच्चारण की गई ध्वनियों को उपस्थित करता है। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब इशारों के द्वारा बात समझी जाए और समझाई जाए तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसमें संकेतों द्वारा आपस में वार्तालाप किया जाता है। जैसे कोई गूंगा किसी से बात करता है तो वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण से नहीं किया जा सकता। सांकेतिक भाषा की विशेषताएं। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि यह इशारों में समझाया जा सकता है, तो यह व्याकरण में प्रसारित नहीं किया जा सकता। सांकेतिक भाषा के लिए समझने और समझाने वाले का आमने सामने होना आवश्यक माना जाता है। भाषा के विभिन्न रूप हैं। हर देश में भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। पहला, बोलियां। जब भाषा का प्रयोग किसी स्थान विशेष पर रहने वाले लोग आपस में बातचीत के लिए करते हैं तो उसे बोली कहा जाता है। उस बोली एवं भाषा को सिर्फ उस स्थान पर रहने वाले लोग ही प्रयोग करते हैं। दूसरा है परिनिष्ठित भाषा। जब किसी बोली का प्रयोग एक से अधिक स्थानों पर किया जाने लगे और उस बोली को व्याकरण से परिष्कृत किया जाए, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। इस भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में किया जाता है। और हमारा अंतिम है तीसरा, राष्ट्रभाषा। जब किसी भाषा को देश के अत्यधिक भागों में बोला और समझा जाता है तो उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जैसे भारत में हिंदी भाषा को लगभग संपूर्ण भारत में समझा और बोला जाता है, इसीलिए यह भारत की राष्ट्र भाषा है। जर्मनी देश में जर्मन भाषा को ज्यादातर बोला और समझा जाता है, इसीलिए जर्मनी की राष्ट्रभाषा जर्मन भाषा है। इसी प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र देश की अपनी अलग
अलग एक राष्ट्रभाषा होती है तो या उससे अधिक देशों की राष्ट्रभाषा एक जैसी भी हो सकती है। तो बच्चों, आज हमने भाषा के भेद एवं प्रकार को समझा और जाना। उम्मीद है आप सभी को यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पे पूरा होता है और इसी तरह का ग्रामर मैं आपके लिए और लेके आऊंगी, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना। बाय।